बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य नागवृक्ष। ये राज्य सुंदर था, शांत था, लेकिन इसके राजमहल की एक छाया थी, एक रहस्य जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। इस छाया का नाम था विषकन्या। जन्म एक श्राप का। राजमहल की गुप्त प्रयोगशाला में एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। महर्षि वैद्यराज, जो वर्षों से विश्व पर शोध कर रहे थे, को एक भविष्यवाणी मिली। राज्य पर संकट तब आएगा जब रात्रि के समय चंद्रग्रहण की छाया में एक कन्या जन्म लेगी। उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया। न जाने क्यों, उसके रोते ही आसपास रखे पौधे मुरझा गए और दूध देने वाली गाय थम गई। राजवैद्य ने उस कन्या को देखा और धीरे से कहा, ये विषकन्या है। इसका शरीर विष को सहन कर सकता है और समय आने पर ये स्वयं एक विष बन जाएगी। राजा ने डर और लालच में आकर उसे मारने की बजाय गुप्त रूप से पाला। उसका नाम रखा गया चंद्रलेखा, विष की साधना। चंद्रलेखा को एक साधुनी के हवाले सौंपा गया, तामसी, जो उसे विष की साधना सिखाती थी। हर दिन उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता और उसकी देह धीरे धीरे जहर को आत्मसात करने लगी। 13 वर्ष की उम्र में वह एक ऐसी कन्या बन चुकी थी जिसके स्पर्श मात्र से फूल मुरझा जाते और यदि वह किसी को छू ले तो वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। लेकिन इन सब के बीच चंद्रलेखा का मन मासूम था। वह ये नहीं जानती थी कि उसका पालन पोषण किसी युद्ध के लिए किया जा रहा है। मिलन जो नियति से टकरा गया। एक दिन जंगल में घूमते हुए चंद्रलेखा की मुलाकात एक युवक से हुई, आर्यमान, जो एक साधारण किसान था पर दिल से बहुत सीधा और करुणामय। चंद्रलेखा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसने उसे इंसान समझा, जहर नहीं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन प्यार का ये फूल जहर के खेत में पनप नहीं सकता था। चंद्रलेखा को मालूम था कि अगर वह आर्यमान को छुएगी तो उसका अंत हो जाएगा। परंतु आर्यमान का प्रेम इतना सच्चा था कि उसने कहा, अगर तेरा प्यार मौत है तो मैं उससे गले लगाकर अमर हो जाऊंगा। अंत एक विष का जो वरदान बना। राजा ने जब ये प्रेम देखा तो क्रोधित हुआ। उसने चंद्रलेखा को आदेश दिया, उस युवक को छुओ और मार दो, अन्यथा हम दोनों को मौत दे देंगे। चंद्रलेखा उलझन में थी। एक तरफ उसका पालनहार जिसने उसे जीवन दिया और दूसरी तरफ उसका प्रेम जिसने उसे इंसान बनाया। अंततः उसने एक निर्णय लिया। रात के समय चंद्रलेखा आर्यमान से मिलने गई। उसके पास एक अंतिम जहर की शीशी थी। उसने आर्यमान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तू मरे और मैं भी नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह जले। आज मैं विष का अंत कर रही हूँ। उसने वह जहर खुद पिया। आर्यमान उसे बचाने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी गोद में चंद्रलेखा ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखों में सुकून था, एक नई शुरुआत। उसके बलिदान के बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विषकन्या की साधना को बंद करवाया और चंद्रलेखा की याद में एक मंदिर बनवाया, जहां हर साल कन्याओं को पूजा जाता है, जहर नहीं दिया जाता।
चंद्रलेखा आज भी उस गांव की हवा में बहती है, एक ऐसी लड़की जो जहर बनकर पैदा हुई लेकिन प्यार बनकर अमर हो गई। एक सौंदर्य में अद्वितीय विषकन्या को अप्सराओं के समान अपूर्व सौंदर्य की धनी माना जाता है। उनकी सुंदरता मोहक और रहस्यमयी होती है, जिससे कोई भी पुरुष सहज रूप से आकर्षित हो जाए। तीखी बड़ी आंखें जिनमें एक अद्भुत चमक होती है, लंबे घने और रेशमी बाल जो काले बादलों जैसे लगते हैं, तीखा नाक नाच और चंद्रमा जैसी दमकती त्वचा। उनकी चाल में एक धीमा लुभावना आकर्षण होता है, जैसे कोई नागिन रेंग रही हो। 2 शरीर में विष का प्रभाव। विषकन्या के शरीर में जन्म से ही विष का प्रभाव होता है। उन्हें बचपन से धीरे धीरे विष पिलाया जाता है, जिससे उनका शरीर विष के प्रति अभ्यस्त हो जाता है, लेकिन वही विष दूसरों के लिए घातक बन जाता है। उनके होठों की कोमलता में भी विष होता है, एक चुंबन से मृत्यु हो सकती है। उनकी त्वचा पर गंधहीन विष मौजूद होता है, छूने से धीरे धीरे जहर फैल सकता है। उनका पसीना हल्का तेजाबी होता है, जो फूलों को मुरझा सकता है। 3 पहनावा और श्रृंगार। राजसी वातावरण में पली बड़ी विषकन्या सदा अलंकृत रहती है।